गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसके अंदर कल हमने कर लिया था पृथ्वी की उत्पत्ति की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम यूनिट सेकंड में आज हम करेंगे पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। पृथ्वी का उद्भव एवं विकास कि पृथ्वी का उद्भव किस तरीके से हुआ और कैसे धीरे धीरे करके उसमें विकास होता गया, और आज हम जो देख रहे हैं कितने समय के पश्चात आज का हमारा जो पर्यावरण हम देख रहे हैं वो विकसित हुआ। तो सबसे पहले प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो एक चट्टानी ग्रह के रूप में, चट्टानी गर्म ग्रह के रूप में विकसित हुई थी, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता होने के कारण उस समय का जो वायुमंडल था हमारा वो बहुत ही विरल यानी कि कम सघन वायुमंडल था, बहुत कम मात्रा में उसकी प्राप्ति थी। दूसरे चरण में जब हमने देखा तो उसमें हमने पाया कि पृथ्वी से कुछ गर्म गैसें निकलने लगी। हमारी पृथ्वी से कुछ गर्म गैसें उत्सर्जित होने लगी, निकलने लगी, जिससे क्या हुआ कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल था उसके अंदर अधिक गैसों की मात्रा बढ़ती गई और वह विकसित रूप अपना लेता गया। तो वायुमंडल भी अत्यधिक विकसित हो गया। धीरे धीरे वायुमंडल अधिक विकसित हो जाने के बाद उसमें जलवाष्प, नाइट्रोजन व हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति अधिक होती गई। अधिक इनकी उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी ठंडी हुई। जब जलवाष्प अधिक मात्रा में बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, घने बादल बनने लगे। घने बादल सघन बादल बनते गए, उसके पश्चात वर्षा हुई और वर्षा होने के कारण पृथ्वी ठंडी होती चली गई। और पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात 400 करोड़ वर्षों के बाद क्या हुआ, 400 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर एक महासागर बनना शुरू हुआ। महासागर जो चारों तरफ एक विशाल महासागर था, जलीय रूप था, और बीच में जो था उसमें स्थलखंड उपस्थित था। तो उस स्थलखंड को उस समय पर पैंजिया, और जो चारों तरफ जलीय भाग जो विकसित हुआ उसे पैंथालासा कहा गया था। ये 400 करोड़ वर्ष पहले जो घटना घटी तो उसके बारे में है। उसके पश्चात 250 से 300 करोड़ वर्ष बाद क्या हुआ, 250 से 300 करोड़ वर्ष, 250 से 300 करोड़ वर्ष के पश्चात पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने लगे। पौधे अपना भोजन प्राप्त करने लगे किससे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करने लगे तो उनके ऊपर प्रमुख जीव भी विकसित होने लगे। प्रमुख जीव पौधों पर रहने लगे जो कि पौधों से अपना भोजन लेने लगे। पौधे भोजन लेने लगे प्रकाश संश्लेषण से, और जीव जो प्रमुख रह रहे थे वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने लगे। उसके पश्चात 200 करोड़ वर्ष के पश्चात क्या हुआ,
कि ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होने लगी तो जो महासागर बन गए थे 400 करोड़ वर्ष पहले, महासागरों की जो उत्पत्ति हो चुकी थी, उन महासागरों के अंदर विभिन्न जीव रहने लगे। विभिन्न जीव इन महासागरों में रहने लगे और इनसे अपना निवास स्थान बनाया इन्होंने। जब जीवों ने अपना निवास स्थान बना लिया तो इनके अंदर प्रमुख शैवाल जो थे, महासागरों में जो प्रमुख जीव पैदा हुए, वहां पर प्रमुख शैवाल की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा एक विभिन्न संरचना का निर्माण हुआ, जिसे सूक्ष्मदर्शी संरचना के नाम से जाना जाने लगा। जीवों का विकास क्रम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन मुक्त प्रारंभ किया। क्या करने लगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन तो ग्रहण करने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जीव छोड़ने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो थे जीव छोड़ने लगे, तो जो हमारा पर्यावरण था वो क्या हो गया, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उससे मुक्त होने लगा। और 5 लाख वर्ष के पश्चात 5 लाख वर्ष के पश्चात मानव विशेष का विकास, पृथ्वी पर मानव विशेष का उद्भव हुआ और इसका विकास होने लगा, जो आज वर्तमान समय में प्रारंभ से लेकर मानव विकास 5 लाख वर्ष से लेकर आज तक मानव का विकास किस किस ढंग से हुआ है वो हम देखते और अपनी हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। 3 इसके बाद हम करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर, उसके आंतरिक भाग में क्या क्या विद्यमान है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इन सब का वर्णन हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानेंगे। तो आपसे बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कोई भी प्रत्यक्ष स्रोत या प्रत्यक्ष कोई भी हम विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ही हमें पता लगता है कि जो हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनका उत्सर्जन होता है, किस तरीके से वो प्राप्त की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य 3 पहलू माने गए हैं। अप्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन और भूकंप व ज्वालामुखी। ये प्रमुख पहलू है जिनके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं हैं। तो अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत हम जानेंगे घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व के अंतर्गत पृथ्वी का कुल घनत्व माना गया है 5.5 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का कुल घनत्व 5.5 वर्ग किलोमीटर माना गया है और इसकी जो कुल गहराई है केंद्र की वो 6371 किलोमीटर मानी गई है।
पृथ्वी के भूपृष्ठ का जो घनत्व होता है वो 3.3 वर्ग किलोमीटर माना गया है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 वर्ग किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर इसकी गहराई मापी गई है। केंद्र की गहराई, पृथ्वी के पृष्ठ से लेकर उसके केंद्र तक की जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर। और 3.3 इसके भूपृष्ठ का जो क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है, उसका जो घनत्व माना गया है वो 3.3। पृथ्वी में जितना हम गहराई के साथ नीचे जाते जाएंगे, इसका घनत्व गहराई के साथ में घनत्व भी जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो पृथ्वी के जितना हम गहराई में अंदर तक जाएंगे तो इसका जो घनत्व कितना हो जाएगा, 11 से 12 तक इसका घनत्व मापा जाएगा। उसके बाद आता है दबाव, कि दबाव क्या होता है। दबाव होता है, दबाव और घनत्व दोनों के अंदर जो होता है समान का संबंध होता है, समानता का संबंध होता है। दबाव अगर अधिक है, दबाव अगर किसी जगह पे अधिक है, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में भी दबाव अधिक है तो वहां पर घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। दबाव अगर किसी क्षेत्र में कम है तो घनत्व भी वहां पर कम ही प्राप्त होता है। दबाव को मापने की जो इकाई है उसको किस इकाई में दबाव को मापा जाता है, तो उसको प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। ये दबाव को मापने की इकाई है प्रति वर्ग इंच। ये प्रति का साइन है, प्रति वर्ग इंच का। उससे आगे आता है तापमान, कि तापमान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो तापमान होता है वो क्या होता है। तो पृथ्वी की प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हमारा कम हो जाता है। और उसके पश्चात गहराई जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, पृथ्वी की गहराई जितनी अधिक बढ़ती जाएगी उतना ही तापमान जो है अधिक गिरावट तापमान में होती चली जाएगी। 300 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। 300 मीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी देखी जाती है। पृथ्वी के केंद्र का कुल तापमान, पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है उसका कुल तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो ये हमने इन सभी का वर्णन कर लिया, प्राकृतिक साधनों का, कि घनत्व क्या होता है, दबाव क्या होता है और तापमान किस तरीके से होता है। एक बात आपको बता दें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के ऊपर के भाग में तापमान के जो गिरने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। आंतरिक भाग में जैसे ही हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी पार्ट में अगर हम मान लो 100 मीटर की गहराई पर 65 मीटर की गहराई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो 65 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। यानी कि 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हमारा कम हो जाता है। तो ये थी पृथ्वी के तापमान की आंतरिक संरचना, आंतरिक भाग में पृथ्वी का जो तापमान है वो किस तरीके से घटता और बढ़ता है। उसके पश्चात अप्राकृतिक साधन करने के बाद हम करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो प्राकृतिक साधन है, वो प्राकृतिक साधन कौन से होते हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें प्राकृतिक साधन में आएंगे हमारे भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप व ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होती है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक नली विशेष के द्वारा जब उद्गार होता है तो वह ज्वालामुखी कहलाता है। जब तक हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह पदार्थ विद्यमान रहता है तब तक वो कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी की
ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहाँ से होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में? सबडक्शन जोन से। सबडक्शन जोन से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो जब तक वो ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो जब तक पृथ्वी के अंदर विराजमान होता है तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वो पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ जाता है एक नली विशेष के द्वारा, ये कोई नली है और ये इसका मुख कहलाता है, जिससे उद्गार होकर पृथ्वी के ऊपर आता है। तो ये जब उद्गार होता है तब यह लावा कहलाता है। मैग्मा का ही रूप होता है। जब तक पृथ्वी के अंदर है तब तक मैग्मा कहलाएगा और जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो प्रमुख गैसें निकलती हैं, जो तरल पदार्थ निकलता है, जो ठोस पदार्थ निकलता है, तो उनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भी तरल पदार्थ के रूप में विकसित हुआ है। क्योंकि जो लावा होता है वो तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है और ठंडा होकर के ठोस परत के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित हो जाता है। इसके बाद आती है भूकंप कि भूकंप से हमें किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से भूकंपीय जो लहरें होती हैं, कुल कितनी होती हैं? 3 लहरें होती हैं, P, S और L। अंग्रेजी के अक्षरों के नाम से जाना जाता है इन्हें, P, S और L। P जो प्राइमरी जो प्राथमिक तरंगें होती हैं, S द्वितीयक और L जो हमारी होती हैं वो लैंड वेव्स धरातलीय तरंगे होती हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं इन तरंगों में सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं प्राथमिक तरंगे होती हैं जो तीव्र गति से चलती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं और इनकी जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से ये गुजर सकती हैं और इनके आने से धरातल क्या होता है? जो धरातल होता है पृथ्वी का वो ऊपर और नीचे होने लग जाता है। इससे हमें पता लगता है कि अभी प्राथमिक तरंगे जो हैं भूकंप के द्वारा आ रही हैं। उसके पश्चात आती हैं द्वितीयक तरंगे या एस वेव्स। तो द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं? इनकी प्रमुख विशेषता जो होती है वो होती है कि द्रव अवस्था में ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। द्रव अवस्था में ये तरंगे नहीं पाई जाती हैं, केवल ठोस और गैस अवस्था में ही इन तरंगों की उपस्थिति मानी गई है। ये तरंगे भी प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश की जो तरंगे आती हैं हमारी पृथ्वी पर उनके समान ये तरंगे चलती हैं और इन तरंगों में पदार्थ के कणों की जो गति होती है वो लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इनकी जो गति होती है वो जब लहर प्रकाश तरंगे चल रही होती हैं उनके समकोण पर इनकी गति को देखा जाता है। उसके बाद आती है धरातलीय तरंगे कि धरातलीय तरंगे क्या होती हैं? धरातलीय तरंगे धरातल के जो ऊपर चलती हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर के भाग पर, इसके ऊपरी पृष्ठीय भाग पर जो तरंगे चलती हैं वो धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। इन धरातलीय तरंगों की अन्य विशेषता क्या होती है कि भूमि के भूगर्भ के अंदर, भूमि के आंतरिक भाग के अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकती हैं, आंतरिक भाग में ना ही ये प्रवेश कर सकती हैं और इनके आने से लंबे समय तक जो है भूकंप आता रहता है। लंबे समय तक कंपन पृथ्वी पर इनके आने से होता रहता है और क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में इन्हें 3 भागों में इन तरंगों को विभक्त किया गया है। एल तरंगों को कौन कौन से हैं 3 भाग? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में हम एक डायग्राम के माध्यम से जानेंगे।
तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो पर्पटी भाग है जिसे क्रस्ट कहा गया, क्रस्ट या सियाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा जो भाग है इसका मेंटल या फिर साइमा के नाम से इसे जाना जाता है। और नीचे का जो सबसे आंतरिक भाग है जिसे क्रोड के नाम से जाना जाता है या फिर उसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्रस्ट, मेंटल और क्रोड जो तीन भागों में जो हमारी भूकंप के माध्यम से जो परतों को बांटा गया है, उसके अंदर सबसे पहले मोरोविसिस असंबद्धता जो थी, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसका नाम है मोरोविसिस। मोरोविसिस असंबद्धता, इसे मोरोविसिस असंबद्धता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मोरोविसिस महोदय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इन दोनों परतों के बीच का जो डिस्टेंस था वो इस भूगोलवेत्ता के द्वारा बताया गया था। इसके अंदर 100 किलोमीटर की गहराई पर 100 किलोमीटर की गहराई पर जो असंबद्धता स्थापित की गई वो कोनार्ड महोदय के द्वारा की गई थी, जिसे इसलिए इसे कोनार्ड महोदय ही कहा जाता है। तो इसकी जो गहराई होती है, क्रस्ट भाग की जो गहराई होती है वो 30 से 100 किलोमीटर तक मानी गई है। इसका औसत घनत्व 2.8 से 3 के मध्य में होता है। घनत्व क्या होता है इसका? 2.8 से 3 के मध्य में इसका औसत घनत्व होता है। इसके बाद में आती है गुटेनबर्ग असंबद्धता जो मेंटल के और कोर को अलग करती है। उसके बाद हमारा आता है मेंटल। तो मेंटल में हम जानेंगे मेंटल की जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है और गुटेनबर्ग महोदय के द्वारा इसे अलग किया गया था क्रोड से। गुटेनबर्ग महोदय द्वारा इसे क्रोड से अलग किया गया था। मेंटल और क्रोड के मध्य की जो सीमा बनाई गई थी उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसकी गति 7.9 से 8.1 किलोमीटर के मध्य होती है। उससे आगे आता है जो हमारा लास्ट का कोर भाग है, जहां पर पी तरंगों की गति 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बाह्य क्रोड की गहराई 2900 से 5150 और आंतरिक क्रोड यानी कि क्रोड के आंतरिक जो भाग है उसकी गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर मानी गई है। क्रस्ट की 100 किलोमीटर तक मानी गई है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई और क्रोड की जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर के मध्य की मानी गई है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता मोरोविसिस असंबद्धता कहा जाता है। मेंटल और क्रोड दोनों को अलग करने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। और नीचे सबसे निचली भाग में 5150 और 6371 के मध्य में जो ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड है उसके बीच की असंबद्धता को अलग करने वाली रेखा को लेहमान, जो लेहमान महोदय के द्वारा बनाई गई थी, उसे लेहमान असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसके मैंने बताए थे कुछ पार्ट कि इन्हें सियाल, साइमा और निफे के नाम से भी जाना जाता है। क्रस्ट को सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। सिलिका और मैग्नीशियम से बना होने के कारण इसे सियाल के नाम से, और सीमा यह
नहीं, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और साइमा इसे इसलिए कहा जाता है, यह मेंटल जो परत है इसकी, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। और निफे जो हमारी क्रोड जो है, आंतरिक भाग का जो सबसे आंतरिक भाग है क्रोड, जो निकिल और फेरियम से बना है, जिसकी वजह से इसे निकिल निफे के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि अप्राकृतिक, प्राकृतिक और भूकंप व ज्वालामुखी के माध्यम से किस प्रकार से हम उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।